आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th के हिस्ट्री और चैप्टर है हमारा 11वां। इसका सेकंड पार्ट हम यहाँ पे देखने वाले हैं, विद्रोही और राज। तो ध्यान से आपको वीडियो को देखना है और अच्छे से समझना है। देखिए, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे 5000 से अधिक स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। अगर आपको टेस्ट देना है पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का, MCQ टेस्ट आप देना चाहते हैं, 1 लाइनर 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन देना चाहते हैं, तो आपको हमारी एकलव्या ऑफिशियल ऐप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है। और वहाँ पे आप क्विज सेक्शन में जब जाएंगे क्विज में, तो आपको कई सब्जेक्टों के टेस्ट वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। आप वहाँ पे क्विज में जाकर क्विज दे सकते हैं और अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम अफवाहें और भविष्यवाणी आज का पहला टॉपिक है। देखिए, पार्ट 1 जो था हमने वहाँ पे पढ़ा था कि किस प्रकार से 1857 का विद्रोह जो था वो मेरठ से शुरू हुआ था और मेरठ के सैनिकों के द्वारा शुरू हुआ था और धीरे धीरे वो अगली सुबह ही कहाँ पहुँच गया था, दिल्ली। और उसके बाद फिर वो देश के अन्य क्षेत्रों में फैलने लगा था। और किस प्रकार से सैनिकों का साथ आम लोगों ने दिया, किसानों ने दिया, आदिवासियों ने दिया और किस तरीके से ये चीज़ें हो रही थी। तो कहीं ना कहीं इस विद्रोह को फैलने में, विद्रोह को बढ़ने में अफवाहें और भविष्यवाणी बहुत महत्वपूर्ण योगदान कर रही हैं। आखिर ये अफवाहें क्या थी जिससे यह विद्रोह फैला, या ये भविष्यवाणी क्या थी जिससे विद्रोह फैला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहले बता रहा हूं आपको, इंपॉर्टेंट है। पेपर अगर आप प्रीवियस ईयर के देखोगे क्वेश्चन पेपर, तो आपको ये क्वेश्चन वहां पे मिलेगा। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। तो बच्चे, क्या हुआ कि इस समय 1857 की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, इस समय तरह तरह की अफवाहें और जो भविष्यवाणियां थी वो लोग फैलाई जा रही थी। उसके द्वारा, अफवाहों और भविष्यवाणियों के द्वारा लोगों को उकसाया जा रहा था। क्यों उकसाया जा रहा था? ताकि वो विद्रोह में शामिल हो जाएं। यानी कि विद्रोह जो हो जाएगा, जितने ज़्यादा लोग विद्रोह में शामिल होंगे उतना ही ज़्यादा नुकसान जो है अंग्रेजों को उठाना पड़ेगा, इसलिए इनको उकसाया जा रहा था। एक अफवाह तो ये थी जो हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था कि जो सिपाही होते थे उनको जो ये एनफील्ड जो राइफल होती थी, इसको चलाने से पहले कारतूस जो होता था उसको मुंह से खींचना पड़ता था। जब वो मुंह से उसको खींचते थे तो उसके बाद इस्तेमाल में लाते थे। लेकिन अफवाह कुछ इस तरीके से फैल गई थी कि जो मुंह से वो कारतूस खींच रहे हैं, उस कारतूस में सूअर और गाय की चर्बी का लेप है। यानी गाय और सूअर की चर्बी का लेप है उसमें, जिससे कि हिंदू और मुस्लिम जो है, इनके धर्म जो और जाति जो है वो भ्रष्ट हो रही है। ऐसी अफवाह फैल चुकी थी। ठीक है, अब ऐसे में अंग्रेज सिपाही जो थे उन्होंने बहुत समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। लेकिन जो अफवाह थी वो फैल चुकी थी। उत्तर भारत में तो छावनियों में तो ये जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। अब अंग्रेजों के समझाने से थोड़ी ना कोई समझ पाएगा यहाँ पे, तो ये हो गया था। अब ऐसे में ये जो अफवाहें थी, ये अफवाहें कहीं ना कहीं विद्रोह को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रही थी। इस चीज को आपको याद रखना है। आगे देखिए क्या क्या हुआ, इसको समझते हैं। अफवाह जो थी, ये जो पहली अफवाह थी जो हमने पार्ट 1 में भी पढ़ा था, ये जो पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि जो कारतूस का इस्तेमाल करते हैं, जिसको मुंह से खींचते हैं, उसमें गाय और सूअर की चर्बी का लेप है। ये हमने कल की वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, अब ये जो गाय और सूअर की चर्बी का जो लेप है, आखिर ये अफवाह आई कहाँ से, इसका स्रोत खोजने की कोशिश की गई। अब देखिए, आप समझिए, कोई भी अफवाह होती है, कोई भी अफवाह होती है तो उसका कोई ना कोई सोर्स होता है। कहीं ना कहीं से तो वो चीज़ चली होती है, किसी ना किसी के द्वारा वो चीज़ फैलाई गई होती है। फिर धीरे 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 वो फैलती जाती है और हर किसी को वो चीज़ें पता लग जाती हैं। तो वो अफवाह जो होती है वो कहाँ से आखिर फैली, तो इसका पता लगाया गया। तो पता किस प्रकार से लगाया गया कि एक रिपोर्ट थी जो कि एक कैप्टन ने लिखी थी। यानी राइफल इंस्ट्रक्शन डिपो जो था, वहाँ पे एक कैप्टन थे, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट लिखी थी। रिपोर्ट में क्या लिखा था कि दमदम नाम की कोई जगह है, यानी दमदम स्थित शस्त्रागार, जहाँ पे हथियार रखने की कोई जगह है, शस्त्रागार है, वहाँ पे एक खलासी है। जो खलासी आप एक कुली टाइप का समझ लो या फिर कोई मजदूर टाइप का समझ लो। ठीक है, एक खलासी है जो कि नीची जाति का है, वो काम करता है उस शस्त्रागार में। तो क्या हुआ कि ये जो शस्त्रागार में नीची जाति का जो व्यक्ति काम करता था, उसने जनवरी के महीने में एक ब्राह्मण सिपाही से कहा कि भाई मुझे पानी पिला दो, मुझे प्यास लगी है। अब इस खलासी ने क्या कहा, खलासी जो था वो नीची जाति का था और ब्राह्मण सिपाही आपको पता है ऊंची जाति का था। तो नीची जाति के खलासी ने ऊंची जाति के ब्राह्मण सिपाही से कहा कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। ब्राह्मण सिपाही जो था उसने मना कर दिया। उसने कहा भाई मैं अपने लोटे से पानी नहीं पिलाऊंगा। क्यों नहीं पिलाऊंगा? आखिर उसने उसके पीछे कारण ये कहा कि अगर नीची जाति का जो व्यक्ति है वो उसके लोटे को अगर छू लेगा तो उससे उसका जो लोटा है वो अपवित्र हो जाएगा। यानी उसने पानी पिलाने से मना कर दिया। ठीक है, ये कहानी थी। अब आखिर आगे क्या हुआ देखिए, इसे समझिए।
रिपोर्ट में ये बताया गया कि जो खलासी था उसने जवाब दिया उस ब्राह्मण सिपाही को। उसने कहा कि जल्दी ही तुम्हारी जाति भी भ्रष्ट होने वाली है, क्योंकि अब तुमको गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूस को मुंह से खींचना पड़ेगा। ऐसा उसने कह दिया। अब ये जो बात रही होगी कहीं ना कहीं उस ब्राह्मण सिपाही के दिमाग में बैठ गई होगी। फिर उस ब्राह्मण सिपाही ने अपने जो दूसरे सिपाही दोस्त रहे होंगे उनको ये बात बताई होगी, फिर उन्होंने किसी और को बताई होगी। धीरे 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 ये जो एक खलासी के द्वारा जो कही गई बात थी वो एक सिपाही तक पहुंची, और उस सिपाही से फिर दूसरे सिपाही तक, और फिर ये बात कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों तक पहुंच गई होगी और ये एक अफवाह बन गई होगी। आपको बताया था मैंने कि अफवाह जो होती है कहीं एक जगह से कहीं ना कहीं स्टार्ट होती है, बाद में वो फैल जाती है। तो ऐसा हुआ। हालांकि ये जो रिपोर्ट है इसको 100% सत्य नहीं माना जा सकता कि सच में ये ऐसा रियल में हुआ भी था या नहीं, लेकिन फिर भी ये जो जानकारी मिलती है इस रिपोर्ट के अनुसार मिलती है। ठीक है, तो ये आपको पहली अफवाह याद रखनी है, बिल्कुल दिमाग में बिठा के रखनी है। सूअर और गाय की चर्बी का लेप वाला जो था कारतूस वाली अफवाह, ये आपको याद रखनी है। एक और अफवाह थी, इसको भी समझिए। दूसरी अफवाह जो थी वो भी कहीं ना कहीं विद्रोह को बहुत ज्यादा बढ़ा रही थी। अफवाह कुछ इस प्रकार से थी, ये कहा गया था ये जो अंग्रेज है ना ये भारत में क्यों आए हैं, ये भारत में हिंदू और मुसलमान जो है इनकी जाति और धर्म को नष्ट करने के लिए आए हैं, और इन्होंने अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों की जाति और धर्म को नष्ट करने के लिए एक साजिश रची है। वो साजिश क्या है, साजिश समझो। साजिश ये थी कि अंग्रेजों ने क्या करा है, बाजार में जो आटा मिलता है, बाजार में जो भी आटा मिलता है उस आटे में गाय और सूअर की हड्डियों का चूरा मिलवा दिया, यानी गाय और सूअर की हड्डियों का चूरा करवाया और उसको आटे में मिक्स करवा दिया। अब ऐसे में क्या था, ये अफवाह बहुत तेज फैल गई। अब अफवाह के बाद शहर और छावनी के जो सिपाही थे उन्होंने और आम लोग जो थे उन्होंने आटे को छूने से मना कर दिया। ठीक है, आटे को छूने से मना कर दिया। उन्होंने कहा इससे हमारा धर्म जाति भ्रष्ट हो जाती है, हम नहीं छूने वाले इसे। ऐसे में क्या था भाई, डर और शक बना हुआ था इनके मन में कि पता नहीं आटे में क्या क्या मिलाया हुआ इन्होंने। लेकिन अंग्रेज जो थे वो समझाने की कोशिश कर रहे थे, अंग्रेज जो थे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा नहीं है, लेकिन अंग्रेज नाकाम रहे। तो बाद में ये बात निकली कि अंग्रेज जो है वो हिंदुस्तानियों को ईसाई बनाना चाहते हैं, यानी इनका धर्म परिवर्तन करवा के इनको ईसाई बनाना चाहते हैं, इनका धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। ऐसा मतलब ऐसी अफवाह फैल चुकी थी। तो ये सेकेंड अफवाह है। पहली कारतूस वाली अफवाह आपको याद रखनी है, दूसरी आटे वाली अफवाह आपको याद रखनी है। आगे देखिए क्या अफवाह है। अफवाह तीसरी देखिए, ये अफवाह नहीं, इसको हम भविष्यवाणी कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ कि आपको पता है कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। अब जब ये युद्ध हुआ था तो एक भविष्यवाणी कर दी गई थी। ये कह दिया गया था कि आज से ठीक 100 साल के बाद, यानी 1757 के ठीक 100 साल के बाद, यानी कि 1857 में ये जो अंग्रेजी शासन है ये खत्म हो जाएगा। यानी कि 23 जून 1857 में अंग्रेजों का शासन जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो ये बात सबके दिमाग में पहले से थी, और ये 1857 का विद्रोह भी हो गया। तो विद्रोह में भी विद्रोहियों को लग रहा था कि ये चीज जो है ये फिक्स है, मतलब वो इसको सच मान चुके थे कि सच में इनका शासन जो है 1857 में खत्म हो जाएगा, इसलिए वो और ज्यादा मोटिवेट थे इस चीज को लेकर। ठीक है, लेकिन ये एक तरह से अफवाह और भविष्यवाणी ही साबित हो रही थी। आगे देखिए क्या था। एक और अफवाह फैल रही थी, वो कुछ इस प्रकार से फैल रही थी कि क्या था कि ये जो गांव थे, तो उत्तर भारत के विभिन्न गांवों में एक व्यक्ति था, वो चपाती बांटने का काम करता था। एक रिपोर्ट सामने आई कि वो चपाती बांटता था। वो क्या करता था कि रात में एक आदमी गांव में आता था और चौकीदार को एक चपाती दे देता था और कहता था कि 5 और चपाती बनाओ, और अगले गांव में पहुंचाने को कह देता था कि भाई एक व्यक्ति आया, एक चौकीदार को एक चपाती दे गया, ठीक है, एक रोटी दे गया, और कह रहा है कि अब तुम क्या करो, 5 और गांव में जाओ, वहां पे मतलब 5 चपातियां बनाओ और अन्य गांव में भी ले जाके मतलब इसको इस तरीके से देते जाओ। तो ये थी। हालांकि इस चीज का मतलब आज भी नहीं समझ में आया कि इसका क्या मतलब था, और उस समय भी समझ में नहीं आया कि इस चपाती का क्या कनेक्शन था विद्रोह से, कुछ नहीं समझ में आया। लेकिन इसमें कोई शक की बात नहीं है कि लोग इससे किसी आने वाले उथल पुथल का संकेत जरूर मान सकते हैं कि आने वाले समय में कुछ उथल पुथल होने वाली है, शायद ऐसा मान सकते हैं। तो ये कुछ अफवाहें थी जो कि फैल रही थी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि ये भी बन सकता है कि अफवाहों पर लोग विश्वास क्यों कर रहे थे, क्वेश्चन ये भी आ सकता है। तो देखिए, अफवाहों पर लोगों का विश्वास करने के पीछे एक नहीं बल्कि कई सारे कारण थे।
कारण क्या थे? अब देखिए, अंग्रेज जब भारत में आए तो वो कोई भारत का भला थोड़ी करने आए थे, भारत में कुछ अच्छा थोड़ी करने आए थे। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों की कुछ नीतियां जो थी जो बहुत ज़्यादा बेकार थी, और उन नीतियों को भारतीय जो थे अच्छे से देख और समझ रहे थे। तो इसलिए भी वो अफवाहें जो होती थी वो समझ जाते थे कि अंग्रेज जरूर कुछ ना कुछ हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये जो गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनके नेतृत्व में कुछ सुधार का प्रयास किया गया। अब ये सुधार क्या था कि ब्रिटिश सरकार ने पश्चिमी शिक्षा यानी वेस्टर्न एजुकेशन जो थी, पश्चिमी विचार जो थे, जो थॉट्स जो थे, और पश्चिमी जो इंस्टीट्यूट थे, संस्थान थे, इनके जरिए भारतीय समाज को सुधारने के लिए खास तरह की नीतियां लागू करी। इन्होंने क्या करा कि अंग्रेजी माध्यम के यानी इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोल दिए भारत में, कॉलेज खोल दिए भारत में, यूनिवर्सिटी बना दी भारत में, स्थापित कर दी। और यहाँ पे अपना जो वेस्टर्न जो इनका कल्चर था, इनका जो वेस्टर्न आर्ट थी, वेस्टर्न साइंस जो थी, पश्चिमी विज्ञान जो था, उसको पढ़ाना शुरू कर दिया। यानी कि यहाँ से समझिए कहीं ना कहीं वो भारतीय सिस्टम को खत्म करना चाह रहे हैं और अपना जो अंग्रेजी सिस्टम है उसको लागू करना चाह रहे हैं। अंग्रेजों ने क्या करा, कुछ कानून बनाए, जैसे कि सती प्रथा जो थी उसको खत्म किया, हिंदू विधवा विवाह जो को मान्यता दे दी, यानी हिंदू विधवा विवाह कर सकती है, ठीक है। और ये जो चीज़ें थी इसको कानून बनाकर मतलब उन्होंने इन चीज़ों को सुधारने का प्रयास किया। और इन्होंने कुछ जगह पे जो शासक थे उन शासकों से उनकी जो रियासत थी वो छीन ली और बहाने बना दिए उसके पीछे कई तरह के, जैसे कि बहाना बना दिया दुर्बलता का। आप अवध वाला जो देखोगे वहां पे भी आपको कुछ ऐसा ही बहाना दिखेगा, ठीक है। यानी कि कोई शासक ऐसा है जो दुर्बल शासक है, जो शासन नहीं चलाने के योग्य है, तो उसको हटाकर अंग्रेज शासन चला रहे थे, ये उनका बहाना था। और कई जगह पे दत्तकता को उन्होंने अवैध कर दिया। दत्तक क्या होता है? दत्तक का मतलब समझो। देखिए क्या होता है, जब मान लो कोई राजा है, कोई शासक है, उसकी संतान नहीं है, उसके बच्चे नहीं है। अब आपने देखा था कि परंपरा क्या होती थी, राजा के बाद उसका जो बेटा होता था वो उसका उत्तराधिकारी बनता था, उसके बाद जो उसका बेटा होता था वो उत्तराधिकारी बनता था, ऐसे चलता रहता था। लेकिन मान लो कोई राजा, उसकी संतान ही नहीं है, तो उसके बाद उत्तराधिकारी कौन बनेगा? तो ऐसे में राजा क्या करते थे, किसी और की संतान को गोद ले लेते थे, ठीक है। गोद लेने का मतलब था कि वो जो उसका बेटा था वो उसका सगा बेटा नहीं होता था, लेकिन वो उसका दत्तक पुत्र कहलाता था, ठीक है, दत्तक पुत्र कहलाता था। तो ऐसे में क्या था, अंग्रेजों ने ये दत्तक पुत्र और ये दत्तक उत्तराधिकारी वाला जो सिस्टम था उसको अवैध घोषित कर दिया कि भाई जो राजा है अगर उसकी खुद की संतान नहीं है तो दूसरे को नहीं बना सकता, दत्तक पुत्र को नहीं बना सकता, मतलब अपने बाद शासक। तो इस तरीके की चीजें अंग्रेजों ने लागू कर दी थी। अंग्रेजों ने कई जगह पे कब्जा कर लिया था, और जहां पे इन्होंने कब्जा कर लिया वहां पे अपने ढंग से शासन चलाना शुरू कर दिया। नए नए कानून बना दिए, भूमि विवादों को निपटाने के लिए अदालतें और अपना सिस्टम तैयार कर दिया, टैक्स इकट्ठा करने की टैक्स वसूली के नियम बना दिए। और उत्तर भारत के लोगों पर इन सब कार्रवाइयों का बहुत गहरा असर था, क्योंकि उत्तर भारत के लोग जो थे वो समझ रहे थे इस चीज को कि अंग्रेज जो आए हैं वो नए नए कानून बनाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं भारतीयों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और भारतीयों का जो भी मतलब उनकी मान्यताएं थी उसको बदलना चाह रहे हैं। ऐसा भारतीयों को महसूस हुआ। लोगों को लगता था कि अब तक जिन चीजों की वो कद्र करते थे लोग, जिन चीजों को वो पवित्र मानते थे, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रजवाड़े हों, या कोई धार्मिक रीति रिवाज हो, अंग्रेज जो है वो क्या कर रहे हैं, इन चीजों को खत्म कर रहे हैं। और वो भी कैसी नीति लागू कर रहे हैं? दमनकारी। दमनकारी का मतलब होता है ऐसी नीति जिसमें मारना, पीटना, हिंसा करना होता हो, लोगों को परेशान करना होता हो, ऐसी नीतियों को लागू कर रहे थे। तो यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि जब लोग इतने त्रस्त हो गए थे, लोग इतने परेशान हो गए थे, इसलिए जो भी अफवाह फैलती थी अंग्रेजों के खिलाफ उसको वो सच मान लेते थे, ठीक है। तो ये हो गया। देखिए यहां से हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अफवाह वाला क्वेश्चन कई बार आता है पेपर में, और ये क्यों मानते हैं लोग, इसको भी पूछा जाता है। अब ये जो तीसरा क्वेश्चन है अवध वाला, मैं आपको पहले बता रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बिल्कुल दिमाग में बिठा लें, ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है अवध वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आखिर ये क्या है। 1851 में जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, इन्होंने अवध की रियासत के बारे में कुछ कहा था। क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, ठीक है। ऐसा क्यों कहा था, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। 1851 में लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा। 5 साल के बाद 1856 में अवध जो रियासत थी, अवध रियासत जो थी उस पर क्या कर लिया गया, कब्जा कर लिया गया अंग्रेजों के द्वारा, यानी उसको ब्रिटिश शासन का अंग घोषित कर दिया गया अवध को।
अवध रियासत पे जो कब्जा हुआ था ये एकदम से 1856 में नहीं हुआ, बल्कि इसकी शुरुआत हमें दिख जाती है 1801 से। 1801 से लेके 56 यानी लगभग 55 साल का समय लगा इन सब चीज़ों को करने में। तो ये जो रियासत पे जो कब्जा था इसका सिलसिला जो था वो बहुत लंबा चला। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ कि 1801 में अवध में सहायक संधि थोप दी गई। अब ये सहायक संधि क्या होती है? ये एक प्रकार की संधि थी जो अंग्रेज और नवाब के बीच में होती थी, यानी अंग्रेज किसी नवाबों के साथ ये संधि करते थे, और जब जो इसको संधि को कर लेते थे, संधि जब हो जाती थी या थोप दी जाती थी, तो फिर नवाब को अंग्रेजों की बातें माननी पड़ती थी बहुत सारी, और अगर नवाब उस बातों को नहीं मानते तो उसको हटा दिया जाता था। तो ये सारा था। तो देखते हैं क्या था सब। मैं आपको सहायक संधि विस्तार से बताऊंगा आगे, पर इससे पहले आपको अवध का समझना है। ठीक है, तो देखिए क्या था। सहायक संधि जब लाई जाती थी तो उसमें कुछ शर्त रखी जाती थी। शर्त क्या थी? देखिए, शर्त ये थी कि नवाब जो है वो अपनी सेना को खत्म कर देगा, यानी नवाब जो है वो अपनी सेना को पूरी तरीके से खत्म कर दे, हटा दे। दूसरी शर्त ये थी कि अब अंग्रेजों की सेना जो है वो अवध में तैनात रहेगी, यानी नवाब की सेना नहीं रहेगी, अंग्रेजों की सेना रहेगी। ठीक है, वहां पे, और इसकी इजाजत दे, दरबार में मौजूद ब्रिटिश रेजिडेंट की सलाह पर ही अमल करे। अब देखिए क्या होता था, ब्रिटिश रेजिडेंट कौन होता है? ये एक अधिकारी होता है, यानी आप ये समझ लो ये अंग्रेजों का एक अधिकारी है। अब देखो, अंग्रेजों का जो ब्रिटिश थे, इनका शासन जो होता था भारत में वो दो तरह से होता था। एक तो होता था इनका डायरेक्ट शासन, और एक होता था इनका इनडायरेक्ट शासन। डायरेक्ट शासन जहाँ पे होता था वहाँ पे अंग्रेज सीधा अपना शासन कर लेते थे, ठीक है, अंग्रेज। लेकिन जहाँ पे इनडायरेक्ट शासन होता था वहां पे क्या होते थे? राजा होते थे, रियासतों में वो क्षेत्र बटा होता था। ये राजा, आप ये मत सोचना कि राजा स्वतंत्र है, ये नाम के राजा हैं, और सही तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये राजा जो है वो अंग्रेजों का जो ये रेजिडेंट है, यानी अंग्रेजों का जो अधिकारी है, रेजिडेंट, इसके अनुसार ही ये काम करेगा। ठीक है, और ये अंग्रेज और राजा के बीच में एक बिचौलिए की तरह काम करता था, रेजिडेंट। तो ठीक ठीक है, समझ गए आप कहाँ पे रेजिडेंट? जहाँ पे अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन है, मान लो यहाँ पे डायरेक्ट शासन है, यहाँ पे कोई रेजिडेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन जहाँ पे राजाओं के द्वारा शासन करवाया जाता है वहाँ पे अंग्रेज क्या करते थे? अपना एक अधिकारी नियुक्त कर देते थे, रेजिडेंट, और उसके अनुसार वो राजा को काम करना होता था। थोड़ा और समझिए, देखिए एनसीईआरटी की लैंग्वेज में आपके एनसीईआरटी ने क्या बताया है कि रेजिडेंट जो था वो गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि को कहा जाता था, यानी रेजिडेंट जो था वो गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि होता था। उसे ऐसे राज्य में तैनात किया जाता था जो अंग्रेजों के प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत नहीं था। यानी मैंने बताया ना, दो तरीके से ब्रिटिश का शासन होता था, एक तो डायरेक्ट जो प्रत्यक्ष है, और एक इनडायरेक्ट जहां पे प्रत्यक्ष नहीं है। तो जहां पे प्रत्यक्ष शासन नहीं था वहां पे रेजिडेंट को नियुक्त कर दिया जाता था, और रेजिडेंट की बात जो थी वो उसको माननी पड़ती थी। किसको माननी पड़ती थी? नवाब को माननी पड़ती थी। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहां पे समझनी है। तो ये 3 पॉइंट आपको समझ में आ गए कि नवाब अपनी सेना नहीं रख पाएगा, अब अंग्रेजों की सेना होगी, और नवाब को ब्रिटिश रेजिडेंट जो अधिकारी है उसके अनुसार काम करना पड़ेगा, उसकी सलाह माननी पड़ेगी। और क्या बदलाव है इसे भी समझिए। देखिए, जब नवाब अपनी सैनिक ताकत से वंचित हो गया, जब उसके पास अपनी सेना बची नहीं, तो उसके बाद नवाब जो था रियासत में कानून व्यवस्था कैसे लागू करेगा? यानी कानून व्यवस्था लागू करने पे कहीं ना कहीं वो अंग्रेजों पे निर्भर होने लगा, धीरे 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 धीरे। अब विद्रोही जो थे, विद्रोही मुखिया जो हो गए, तालुकदार जो हो गए, नवाब का उन पे भी कोई नियंत्रण नहीं था। यानी नवाब जो था केवल नाम का नवाब रह गया, नाम का राजा रह गया। उसके पास ना तो उसकी सेना है, ना तो उसके पास उतने अधिकार हैं, ना तो वो मुखिया का कुछ कर सकता है, ना वो तालुकदार को कुछ कर सकता है। उसका नियंत्रण धीरे धीरे खत्म होता गया, और नियंत्रण किसके हाथ में चला गया? अंग्रेजों के हाथ में। इस तरीके से 1801 से ही शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन 1856 के आसपास जाके ये सारी चीजें जो थी अवध को, उसमें पूरी तरीके से देखा जाए अवध को अगर 1856 में जाके ब्रिटिश राज्य का अंग घोषित किया गया था। ठीक है, लेकिन शुरुआत एक से ही हो चुकी थी। अब आगे देखिए क्या आता है। आगे है एक सहायक संधि। मैंने कहा था ना आपको सहायक संधि में थोड़ा विस्तार से बताऊंगा, तो चलिए सहायक संधि को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए, सहायक संधि की शुरुआत जो है वो 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा की गई थी। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले को कुछ शर्तें
माननी पड़ती थी। यानी कि जो भी अंग्रेजों के साथ ये संधि कर रहा है उसको अंग्रेजों की कुछ शर्तें जो हैं वो माननी पड़ेंगी। शर्त क्या होती थी, शर्तों को ध्यान से देखिए। शर्त जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको पहले बता रहा हूँ ये बहुत क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो आपको कुछ भी इग्नोर नहीं करना। मैं बहुत ज़्यादा डीप पढ़ाऊंगा आपको, सारी जो पूछी जाती है वो सब चीज़ें आपको बताऊंगा और जो नहीं पूछी जाती केवल वो चीज़ें इग्नोर करेंगे हम, ठीक है। तो देखो शर्त ये थी कि अंग्रेज अपने सहयोगी, अंग्रेज जो है अपने सहयोगी यानी जो भी नवाब जो है जिससे भी उन्होंने मतलब संधि की है, सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे, यानी अंग्रेज रक्षा करेंगे उनकी, ठीक है। दूसरा क्या है, सहयोगी पक्ष के जो भू क्षेत्र है यानी जमीन है वहां पे अंग्रेजों की सैनिक टुकड़ी होगी। या आपने अवध वाला एग्जांपल पढ़ा था कि अवध का नवाब अपनी सेना नहीं रख सकता था, वहां पे अंग्रेजों की सेना थी, ये आपने पढ़ा था ना। यानी यही वाला रूल है कि अब नवाब अपनी सेना नहीं रखेगा, अंग्रेज सेना रखेंगे। सहयोगी पक्ष को इस टुकड़ी का रखरखाव की व्यवस्था करनी होगी, यानी जो इस सेना का जो रखरखाव की व्यवस्था है वो उस नवाब को ही करनी पड़ेगी, ठीक है। सहयोगी पक्ष ना तो किसी और शासक के साथ कोई संधि कर सकता है, यानी जिसने अंग्रेजों के साथ ये सहायक संधि कर ली अब वो किसी दूसरे राजा के साथ कोई संधि नहीं कर सकता। ये चीज आपको याद रखनी है, कोई संधि नहीं कर सकता। और ना ही अंग्रेजों की से परमिशन लिए बिना कोई युद्ध कर सकता है। यानी अब देखो अब कि राजा जो है वो नाम का राजा रह गया है, केवल नाम का। असली ताकत किसके हाथ में है, अंग्रेजों के हाथ में है। तो ये थी पूरी स्टोरी सहायक संधि की, ठीक है। अब देखते हैं अंग्रेजों को अवध में दिलचस्पी क्यों थी। आखिर अंग्रेज जो थे 1801 से लेके ये जो 1801 से लेके 1856 तक ये जो सिस्टम चला, आखिर ऐसा क्या था अवध के पास जिसके पीछे अंग्रेज इतने पागल थे। तो देखिए समझते हैं थोड़ा। अवध की जो जमीन थी वो नील और कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी थी। ऐसा माना जाता है कि अवध की जो जमीन थी वहां पे नील की खेती और कपास की खेती हो सकती है। इस इलाके को उत्तर भारत के बड़े बाजार के रूप में विकसित किया जा सकता था। अगर हम देखें तो उत्तर भारत का जो बड़ा बाजार बनाया जा सकता था। 1850 के दशक की शुरुआत तक, 1850 के दशक यानी 1850 के दशक की शुरुआत का मतलब है 50, 51, 52, 53 इस तरह ये शुरुआती वर्ष है। यानी शुरुआत तक अंग्रेज जो थे देश के ज्यादातर जो बड़े बड़े हिस्से थे जीत चुके थे। जैसे मराठा भूमि दोआब अंग्रेजों के हाथ में था, कर्नाटक अंग्रेजों के हाथ में था, पंजाब अंग्रेजों के हाथ में था, बंगाल वो पहले ही जीत चुके थे, यानी ये सब अंग्रेजों की झोली में थे। अब ऐसे में अवध इनके पास नहीं था, तो अवध को इन्होंने अपने कब्जे में करना जरूरी था। तो इसलिए इन्होंने 1856 में जब अवध को अपने कब्जे में ले लिया तो इनकी जो विस्तारवाद की नीति थी, विस्तारवाद की नीति जो थी वो मुकम्मल हो गई, ठीक है। अब समझिए विस्तारवाद की नीति क्या थी। बंगाल में आए थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार के लिए, बाद में बंगाल को ही कब्जा लिया और बंगाल को ही नहीं कब्जाया, धीरे धीरे ये कहाँ पहुंच गए, मराठा दोआब में पहुंच गए, कर्नाटक साउथ में की तरफ पहुंच गए, पंजाब इन्होंने कब्जा लिया, बंगाल तो इनका पूरा है ही, उत्तर प्रदेश अवध वगैरह में पहुंचने लगे। और समझ रहे हो ना किस तरीके से इन्होंने मतलब बंगाल से धीरे धीरे दूसरे क्षेत्रों में जीता। इस तरीके से जो ये अवध था ये उत्तर भारत की शान कहा जाता था, उत्तर भारत की शान। और अवध को जीतना बहुत जरूरी था, जब तक ये अवध को नहीं जीतेंगे इनकी विस्तार वाली नीति जो है मुकम्मल हो ही नहीं सकती। तो ये थी पूरी कहानी यहां पे। अब देखो लास्ट जो टॉपिक है वो है देह से जान जा चुकी है। देह का मतलब है शरीर, यानी शरीर से जान जा चुकी है। आखिर इसका क्या मतलब है, किसने कहा ऐसा, तो समझिए थोड़ा सा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए लॉर्ड डलहौजी द्वारा किए गए अवध में अधिग्रहण, जो लॉर्ड डलहौजी थे जिन्होंने अवध में अधिग्रहण कर लिया था, इससे तमाम इलाकों और रियासतों में बहुत गहरा असंतोष था। लोग बहुत ज्यादा मतलब दुखी थे इस चीज को लेकर, गुस्से में थे। सबसे ज्यादा जो गुस्से में थे वो अवध के लोग थे, सबसे ज्यादा अवध के लोग गुस्से में देखे गए। अवध को उत्तर भारत की शान कहा जाता था। अंग्रेजों ने यहाँ के नवाब वाजिद अली शाह को यह कह के गद्दी से हटाया था और कलकत्ता निष्कासित किया था कि ये अच्छी तरह से शासन नहीं चला पा रहे, ठीक है। अंग्रेज ये कह रहे थे कि वाजिद अली शाह जो यहाँ के नवाब हैं ये लोकप्रिय नहीं है। देखो अंग्रेजों ने दो बातें जो थी वो गलत कही यहाँ पे। पहली गलत बात क्या कही थी कि ये इसलिए शासन से हटा रहे हैं क्योंकि ये अच्छा शासन नहीं कर रहे थे, जबकि लोग जो थे इनको ज्यादा पसंद करते हैं, यानी अच्छा शासन नहीं कर रहे थे, ये गलत था। दूसरा क्या कह रहे थे कि ये लोकप्रिय नहीं थे, जबकि ये बहुत ज्यादा फेमस थे, बहुत ज्यादा लोगों को पसंद थे, लोग इनको बहुत पसंद करते थे, ये भी इन्होंने गलत बात कही थी, ठीक है। अब आगे देखिए क्या क्या हुआ।
मगर सच तो ये था कि लोग इनको दिल से चाहते थे। जब वे अपने प्यारे लखनऊ से विदा ले रहे थे तो बहुत सारे लोग रोते हुए कानपुर तक उनके पीछे गए। अवध के नवाब के निष्कासन से पैदा हुए इस दुख और अपमान को उस समय बहुत सारे जो प्रेक्षक थे, जो लिखने वाले थे, उन्होंने लिखा उसके बारे में, ठीक है, उसको समझा। तो आप समझ सकते हो कि अंग्रेजों ने किस तरीके से बहाने से उनको हटा दिया। एक ने तो उस समय ये लिख दिया था कि देह से जान जा चुकी है। तो समझ गए ये हेडिंग का मतलब क्या था। यानी जब अवध के नवाब को वहां से हटाया गया, वहां से निकाला गया, तब ये शब्द लिखा गया था देह से जान जा चुकी है। यानी शहर की काया जो है बेजान थी। कोई सड़क, कोई बाजार, घर ऐसा नहीं था जहां पे जाने आलम से बिछड़ने पर विलाप यानी रोना गाना शुरू ना हो रहा हो, यानी शोर ना गूंज रहा हो। नवाब को हटाए जाने से दरबार और उसकी संस्कृति भी खत्म हो गई। अब उसके दरबार में संगीतकार थे, कवि थे, कारीगर थे, बावर्ची थे, सरकारी कर्मचारी थे, पता नहीं कितने सारे लोग कभी नवाब के दरबार में काम करते थे। अब उन सब की रोजी रोटी चली गई, क्योंकि जो दरबार की संस्कृति थी वो पूरी तरीके से अंग्रेजों ने खत्म कर दी। सिस्टम पूरा अंग्रेजों ने यहाँ पे खत्म कर दिया। तो ये था हमारा आज का भाग 2 यानी कि सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक करे हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो आपको वीडियो को 2 बार देखना है कम से कम, और अच्छे तरीके से इन पॉइंट को आपको याद करना है। और एनसीईआरटी में जब आप पढ़ोगे तो बिल्कुल आपको एनसीईआरटी में यही सारी चीज़ें मिलेगी। मैंने इस बार जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं ज़्यादा लैंग्वेज को चेंज नहीं कर रहा हूँ, ताकि आप एनसीईआरटी पढ़ो और वीडियो को देखो तो आपको लगभग एक जैसा लगे, ठीक है। और सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।